हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास लिव लर्निंग सोल्यूशन पर। ठीक दोस्तों, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरुआत किया था भारतीय इतिहास की। किसकी शुरुआत किया था? भारतीय इतिहास की। पिछले 2 लेक्चर में हमने जाना कि किस तरह से इतिहास की शुरुआत होती है, इतिहास है क्या और उसका क्या महत्व है। ठीक है, साथ ही साथ इसको भी जाना कि किस तरह से इतिहास आगे बढ़ा। ठीक, मानवों के उद्भव के बारे में हमने जाना क्रम वाइज। ठीक है, आपने देखा था किस तरह से हमने आपको शिवापिथेकस, रामापिथेकस के बारे में बताया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सिनेंथ्रोपस, ठीक, होमो इरेक्टस, इन सब के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से मानव अगली पीढ़ी तक आगे चलता आया। उसके बाद सबसे अंतिम में क्या आया? ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस। ठीक, होमोसेपियंस के बाद से ही इतिहास के एक वर्गीकरण की शुरुआत किया हमने। 3 भाग बांटे उसके। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। ठीक है, कौन कौन सा? ठीक, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। ठीक, हमने ये भी जाना किस तरह से इसकी खोज हुई। भारत में बात किया तो हमने रॉबर्ट ब्रूस फूट का नाम लिया कि उन्हें ही हम भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने मद्रास के कोरतलयार नदी के किनारे पलवरम नामक स्थान पर एक हैंड एक्स, उस काल की बनी हुई क्या खोज की? एक हैंड एक्स की क्या की? खोज की, जो पाषाण का बना हुआ था। उसके बाद कई सारे ऐसे स्थल मिले जिनसे हमें पूरा पाषाण काल या पाषाण कालों के बारे में जानकारी हुई। इसका वर्गीकरण भी हो गया। वर्गीकरण के बाद पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांट दिया औजारों के आधार पर। जहां निम्न पूरा पाषाण में कोर आधारित उप औजार, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण में फलक आधारित और उच्च पूरा पाषाण में ब्लेड आधारित। ठीक, तो अज्ञात से 10,000 साल ईसा पूर्व तक की सारी चीजें हमने संक्षिप्त में जान लिया, क्या जरूरी है और क्या हमें पढ़ना है। अब इसके बाद शुरू होगा मध्य पाषाण काल, जो 10,000 से 8,000 हमने कहा था एक संक्रमणकालीन अवस्था है, क्योंकि शुरुआत में इसे 2 ही भागों में बांटा गया था, एक तो पुरा पाषाण और दूसरा नवपाषाण। लेकिन कुछ औजार ऐसे मिले जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं थे, अतः हमने माना कि इन दोनों के बीच की स्थिति, इसीलिए उसे क्या नाम दिया? मध्य पाषाण काल नाम दिया। मध्य पाषाण काल 10,000 से, क्यों यहीं से शुरुआत मान रहे हैं? क्योंकि यहीं से देखिए, कोई भी अलग सेक्शन शुरू होता है, मतलब वहां से कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो पिछले परिवर्तनों से, पिछली प्रक्रिया से क्या बिल्कुल अलग है। ठीक है, चाहे हम प्राचीन इतिहास के वर्गीकरण करते हैं, हम 600 ईसा पूर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तर वैदिक काल समाप्त होगा और कुछ धर्म सुधारक या समाज सुधारक संप्रदाय और आंदोलनों की शुरुआत होगी, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, हम प्राचीन भारत की समाप्ति 712 में क्यों कहते हैं? क्योंकि एक नया विदेशी आक्रांता जो आएगा आक्रमण करने के लिए, उसकी क्या होती है, और एक नई संस्कृति की शुरुआत, अरबी यानी कि इस्लामी संस्कृति भारत में क्या पनपेगी। ठीक है, इसी तरह से ये 10,000 साल ईसा पहले, ठीक, एक नया परिवर्तन ये हुआ कि जो हिम युग चला आ रहा था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। आद्य नूतन युग की क्या हो गई? शुरुआत हुई। ठीक है, किसकी शुरुआत हुई? आद्य नूतन युग की। ठीक, शुरुआत में हमने लिखा था 2 युग के बारे में बात किया था, हिम युग और आद्य नूतन युग। तो आद्य नूतन युग की शुरुआत हो गई। अब नूतन युग में ही पहला काल हमने किसे माना? मध्य पाषाण काल। ठीक है, थोड़ा सा मानव जो है पूरा पाषाण की अपेक्षा अब विकसित हो रहा था। सबसे पहले जानते हैं हिम युग की समाप्ति हुई तब क्या हुआ? हिम युग की समाप्ति, व्यापक जलवायु परिवर्तन हो रहा। जलवायु परिवर्तन मतलब हिम युग की क्या हो गई? जो बर्फ थी वो पिघलने लगी। अब बर्फ पिघल गई तो जो घास के मैदान, जो घास छोटे छोटे थे, वो उनके ऊपर से बर्फ की परत क्या हो गई? हट गई। अतः बड़े बड़े घास के मैदानों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। बड़े बड़े घास के मैदानों का निर्माण हुआ। बड़े बड़े घास के मैदान आए,
ठीक। तो जो विशालकाय जानवर बर्फ में रहता था, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े थे, वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, विलुप्त हो गए। और छोटे छोटे जानवर जो कुछ शाकाहारी थे, जैसे कि हिरन और खरगोश जैसे जानवरों की उदय हुआ। ठीक है, विशालकाय जानवर समाप्त, छोटे जानवर का उदय। ठीक। इस प्रक्रिया में ये क्या हो रहा है कि जो छोटे जानवर उदय हो रहा है, जबकि बड़े जो जानवर थे वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। ठीक है। अब छोटे जानवरों के शिकार के लिए सूक्ष्म और छोटे औजार चाहिए थे। ठीक है। तो मानव ने पहली बार प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी, कई बार सवाल आया है कि प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी का समय कब माना जाता है, शुरुआत कब हुई, तो मध्य पाषाण काल में। तो प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर तीर, कमान या नोक, ऐसे औजार बनाए जिसमें क्या थे, नोक थे, बाणाग्र, बाण के आगे वाला हिस्सा नोकीला होता है ना, उस जैसा बनाया। यानी प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया, जिसमें जाना कि अगर कोई हम अपना जो हथियार है उसे एक प्रक्षेप से फेंकेंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा, ये मानव ने जान लिया। और उसने सूक्ष्म छोटे छोटे औजार बनाना भी शुरू कर दिए, जो अलग अलग डिजाइन के थे, जैसे कि त्रिभुजाकार, समलंबाकार, चंद्रक, अर्धचंद्रक, खुरचनी। तछड़ियों की संख्या में बहुत सारी वृद्धि हुई, यानी कि सूक्ष्म औजार ज्यादा मात्रा में आ गए। ठीक, औजारों की बात हो गई। इधर जब बड़े बड़े घास के मैदान आ गए, बड़े बड़े घास के मैदान आ गए, तो पशुओं को आसानी से चरने के लिए, यानी कि उनके जो भोजन के लिए घास के मैदान उपलब्ध हो गए, घास के मैदान उपलब्ध। तो मानव को भी ज्ञान हुआ कि यदि हम इन्हीं पशुओं को इन बड़े घास के मैदान में, ठीक, एक निश्चित समय तक भोजन देकर फिर इन्हें अपने यहां रख ले, तब किसी विशेष मौसम में जब हम शिकार के लिए बाहर नहीं निकल पाएंगे, जब हम शिकार के लिए बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब इन पशुओं का हम क्या कर सकते हैं, भक्षण कर सकते हैं, इन पशुओं को खा सकते हैं। ठीक है। देखिए क्या क्या परिवर्तन हो रहा है एकमात्र बर्फ पिघलने से ही। घास के मैदान आए तो घास के मैदानों में चरने, पशुओं के लिए भोजन आ गया, यानी चरने के लिए घासें उपलब्ध हो गई। तो मानव भी विकसित हुआ, मानव ने उन पशुओं को क्या बनाना शुरू कर दिया, पालतू बनाना शुरू कर दिया। और पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है, राजस्थान के भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे बागोर नामक स्थान पर मिलता है। कहां पर, बागोर नामक स्थान पर। कहां पड़ता है, राजस्थान के भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। जबकि दूसरा साक्ष्य हमें कहां से मिला, आदमगढ़, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पड़ता है क्या, आदमगढ़। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा किस तरह से मध्य पाषाण आगे बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि बर्फ पिघली तो घास के मैदान आए, घास के मैदान आए तो बड़े जानवर समाप्त हो गए, छोटे जानवर उदय हुए। उन छोटे जानवरों का शिकार के लिए तीर जैसे, यानी कि नोक वाले हथियारों की आवश्यकता हुई, जिसमें बाणाग्र हो। ठीक है। तो कुछ विशेष आकार के त्रिभुज, समलंब, चंद्रक, अर्धचंद्रक, तछड़ी, खुरचनी, इनकी संख्या में क्या हो गई, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। ठीक है। घास के मैदान आ गए तो पशुओं के चरने के लिए घासें उपलब्ध हो गई। भाई घासें उपलब्ध, पशु क्या चरता है, घास ही तो चरेगा, बड़े बड़े घास के मैदान। तो मानव को भी लगा कि जब यही घास के मैदान में चर रहे हैं तो क्यों ना इन्हें हम पालतू बना लें, ताकि उस विशेष मौसम जब ठंड ज्यादा पड़ रही हो या बर्फ वाला मौसम आ जाए, तब है हम जब बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब इनका क्या कर सकते हैं, हम भक्षण कर सकते हैं, तब इनका हम भक्षण कर सकते हैं। ठीक है। पशुओं को मांस के लिए पालतू बनाया। और इसके साक्ष्य कहां से मिले, राजस्थान के भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे बागोर नामक स्थान पर, और होशंगाबाद, आदमगढ़ कहां पड़ता है, होशंगाबाद में। ठीक है। इसको आप जरा ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं मध्य पाषाण काल में ही।
ठीक, तो इसे रब कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, आप इसे इसी तरह बना लीजिए। आगे फिर हम बढ़ते हैं, आप पॉज करके बना सकते हैं आसानी से इसे। चलिए, अब जो है ये जो मानव था, ठीक, धीरे धीरे विकसित हो रहा था। जब घासें, जब बर्फें हट गई तो कई सारी फसलों से भी, ठीक, कई सारे ऐसे घास या जो मानव खा सकता था या मानव खाने लगा, उसके भी साक्ष्य मिले। यानी कि मानव जो है, अब बड़े बड़े जानवर तो खत्म हो गए, छोटे छोटे जानवर थे जो शाकाहारी थे, हिरन, खरगोश, ये शाकाहारी तो है, ऐसे जानवर खा रहा था। तो उसे लगा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम भी इन घासों को खा सकते हैं। ठीक, तो मानव धीरे धीरे क्या होने लगा, शाकाहारी होने लगा। क्या होने लगा, मानव जो है कैसा होने लगा, शाकाहारी होने लगा। अब भाई शाकाहारी होने लगा, ये कैसे पता चला होगा हमें, कैसे पता चला होगा? ठीक है, तो कुछ स्थल मध्य पाषाण कालीन ऐसे हैं जहां से हमें यह साक्ष्य मिलता है कि मानव शाकाहारी हुआ होगा, शाकाहारी बनने की शुरुआत कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही स्थल है गुजरात का लंघनज तथा प्रतापगढ़ के मध्य पाषाण कालीन स्थल। ठीक है, गुजरात का लंघनज तथा प्रतापगढ़ के मध्य पाषाण कालीन स्थल से सिलबट्टे के साक्ष्य मिले हैं। जिनमें घास के दाने फंसे हुए हैं। ठीक है, तो गुजरात का स्थल लंघनज तथा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुछ मध्य पाषाण कालीन स्थलों से कुछ ऐसे सिलबट्टे मिले हैं जिनमें कुछ घास के दाने फंसे हुए मिले। इससे हमने पता लगाया कि हो सकता है मानव जो है अब घास या ऐसे कुछ शाकाहारी पदार्थों को खाने लगा था, ऐसे शाकाहारी पदार्थों को खाने लगा था। इसलिए हमने कहा कि मानव कैसा होने लगा, शाकाहारी होने लगा। ठीक, तो एक शुरुआत थी उसके विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की। बड़े बड़े जानवर समाप्त हो गए, ठीक, छोटे जानवर आए, वो जानवर जो शाकाहारी थे। ठीक, मानव ने इसी प्रक्रिया में उन्हें पालतू भी बनाया ताकि भोजन आसानी से मिले। इसके अतिरिक्त उसने अब ये क्या शुरू कर दिया, ठीक है, कि धीरे धीरे शाकाहारी बनना भी शुरू कर दिया। अब शाकाहारी वो बन रहा था। ठीक है, अब इसी समय अब ये मानव थोड़ा सा विकसित हो रहा था, तो इसने जब बर्फ के महीने पड़ने लगे, जब बर्फ के एक महीने यानी कि ऐसे जब ठंड ज्यादा बढ़ जाती थी, तब यह मानव छुपने के लिए पहले तो गुफाओं का इस्तेमाल करता था। किसका, आपने देखा था, हम बताया था हमने आपको, भीमबेटका जैसे स्थानों का नाम। ठीक, अब जो है ये जगह जगह गुफाएं, जब घास के मैदानों के आसपास रहने लगा तो गुफाएं वहां आसानी से उपलब्ध नहीं थी। तो इसने क्या किया, कुछ गर्त स्तंभों का निर्माण करना शुरू कर दिया। गर्त स्तंभ मतलब गड्ढा घर। ठीक है, किसका, गड्ढा घर, ताकि एक विशेष मौसम में ठंड से बचा जा सके, बारिश से बचा जा सके, व पशुओं से भी क्या हो सके, क्या शिकारी पशुओं से भी क्या हो सके, रक्षा हो सके। ठीक है, किसका निर्माण करना शुरू कर दिया, गर्त स्तंभों के। गर्त स्तंभ, गड्ढा घर ऐसा कह लिया जाए,
यानी गड्ढे खोद खोद के उनमें रहने लगा वो। एक तरह से देखा जाए झोपड़ी बनाने की एक प्रक्रिया शुरू हो रही थी। किसकी प्रक्रिया शुरू हो रही थी? झोपड़ी बनाने, क्योंकि गड्ढा घर बना रहे हैं, आगे चल के झोपड़ी बनाएंगे, मचान बनाएंगे, ठीक है, और वहां रहना ये क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। यानी कि अब जो मानव था सिर्फ गुफाओं के भरोसे नहीं रहता था, धीरे धीरे उसने स्वयं से अपने रहने के लिए आवास बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, आवास बनाना शुरू कर दिया। और ऐसा ही गर्त स्तंभ का साक्ष्य जो मिला प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से। ठीक है, तो एक पॉइंट है, लिख लीजिएगा, लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से आठ गर्त स्तंभों के साक्ष्य मिले हैं। गर्त स्तंभों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और भी जगह से मिले ही होंगे, ऐसा नहीं, बुरझोम से भी मिले हैं। कश्मीर में पड़ता है क्या, बुरझोम। ठीक, तो प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से 8 गर्त स्तंभों के साक्ष्य। गर्त स्तंभ समझ गए ना? ठीक है, यानी गड्ढा घर। ठीक, मानव जो है अब गड्ढों में रहने लगा, यानी कि अपने लिए झोपड़ी जैसा कह लिया जाए, अपने लिए आवास बनाने लगा। ठीक है, आवास से झोपड़ी बनाने लगा था। ठीक, अब जो है झोपड़ी बनाने लगा, पशुओं को पालने लगा। तब जो है अब जो उसके साथी मित्रों की, पारिवारिक जनों की जब मृत्यु होने लगी, तब इन्हें वह जानवरों के लिए न छोड़कर, इन्हें जानवरों के लिए न छोड़कर इनका भी दफन करने लगा है। इनका भी दफन यानी विसर्जन प्रणाली, यानी कि शव विसर्जन प्रणाली की जानकारी। शव विसर्जन प्रणाली की जानकारी। ठीक है, अभी जो मानव है अपने सगे संबंधियों का शव विसर्जन करने लगा। क्या करने लगा? शव विसर्जन करने लगा। अब देखिए किस तरह से कि आज से लगभग 12,000 साल पहले, ईसा से 10,000 यानी आपसे कितना हो गया, 12,000 साल पहले ये जो मानव है शव विसर्जन कर रहा था। वो भी किस दिशा में करता था? अगर कुछ अपवाद छोड़ दे तो उसमें भी उत्तर दक्षिण दिशा का पालन किया जाता था। और आज 12,000 साल भी आज भी हम शव विसर्जन प्रक्रिया में अधिकतर किसका इस्तेमाल, कौन सी दिशा में रखते हैं शव को? उत्तर दक्षिण दिशा में ही रखते हैं। ठीक है, और शव विसर्जन प्रणाली की जानकारी, तो इसका साक्ष्य जो है, ऐसा ही साक्ष्य कहां से मिला? साक्ष्य, ठीक है, बागोर से 14 कब्रें मिली हैं। ठीक है, राजस्थान में था ना, अभी आपने देखा भीलवाड़ा जिले में बागोर से कुल कितनी कब्रें मिली हैं? 14 कब्रें मिली हैं। बागोर से कुल कितनी कब्रें मिले हैं? 14 कब्रें मिली हैं। ठीक, तो इस तरह से शव विसर्जन प्रणाली की क्या हो गई? जानकारी हो गई, मानव को विकसित हो रहा था। ठीक है, पहले वो शव को क्या करता था? जंगल में फेंक देता, जिससे कि दूसरे जानवर इसे क्या कर सके? भक्षण कर सके। लेकिन अब वह इनका क्या करने लगा? ठीक, इनके विसर्जन की प्रक्रिया करने लगा, ताकि अपने सगे संबंधियों का सही तौर पर क्या कर दिया जाए? कब्रों में दफना दिया जाए। ठीक है, एक प्रक्रिया ये भी थी कि इनके साथ इनकी कुछ प्रिय वस्तुएं भी रख दी जाती थी। ठीक, ऐसे भी साक्ष्य मिले कि इनके साथ इनकी कुछ प्रिय वस्तुएं भी कब्र में क्या कर दी जाती? दफना दी जाती थी। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए जो पाषाण के औजार तो मिल ही रहे थे। ठीक है, ये कब्र वाला ही एक दो और साक्ष्य देख लेते हैं। ठीक है, कब्र की ही बात कर रहे थे तो सराय नाहर राय, ठीक है, कहां पड़ता है? अभी आपने देखा सराय नाहर प्रतापगढ़। कहां पर? प्रतापगढ़। 4 मानव कंकाल वाली कब्र मिली है। कितने मानव कंकाल वाली? 4 मानव कंकाल
वाली कब्र। ठीक है, 4 मानव कंकाल वाली कब्र कहां से मिली है? प्रतापगढ़ के सरायनहर राज्य से। प्रतापगढ़ का ही एक और स्थल है दमदमा। ठीक, यहां से 3 मानव कंकाल वाली, 3 मानव कंकाल वाली कब्र मिली है। ठीक है, यानी कि सामूहिक, यानी एक ही कब्र, यानी कि ऐसा हो सकता था एक ही परिवार के लोगों को एक ही कब्र में दफनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि सामूहिक कब्रगाह एक तरह से देख लिया जाए। ठीक है, कि एक ही कब्र में कितने मानव कंकाल मिले? 4 मानव कंकाल। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक सगे संबंधी या पारिवारिक जनों का एक साथ क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। शव विसर्जन एक साथ होता था। ठीक है, ये एक प्रक्रिया थी जो उस काल में चल रही थी, शव विसर्जन की। ठीक है, शव विसर्जन प्रणाली की चल रही थी। ठीक, अगला अगर प्रक्रिया में देखें इसे, ठीक है, अगली प्रक्रिया में देखें तो मानव कंकाल तो हो गया, यानी कि कब्रों की बात हो गई। अब जो है इसी काल में ये जो मानव था, एक पिछले काल में भी देखा था आपने। ठीक है, जब हमने उच्च पुरा पाषाण देखा था तो उनमें जाना था कि पाषाण के साथ साथ हड्डी के औजार भी बन रहे थे। तो इस काल में भी पाषाण के साथ अस्थियों के औजार बन रहे थे। पाषाण के साथ 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 अस्थि के भी औजार। ठीक, औजार व आभूषण भी बन रहे थे। ठीक है, पाषाण के साथ साथ अस्थि के औजार व आभूषण भी है, क्योंकि आपने देखा था उच्च पूरा पाषाण काल में वही प्रक्रिया आगे बढ़ गई और इस काल में भी मानव ने, ठीक है, अस्थियों के भी औजार बनाने लगे थे। ठीक, अब इस काल में ही मानव ने एक और चीज शुरू कर दिया, हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने शुरुआत करें, मृदभांडों की बनने की शुरुआत हो गई। ठीक है, मानव ने हाथ से मिट्टी के बर्तन अभी पका नहीं रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि आग की जानकारी हो गई थी, लेकिन आग का प्रयोग की जानकारी कब होगी? नवपाषाण काल में। ठीक है, हाथ से मिट्टी के बर्तन मानव क्या करने लगा? बनाने लगा। और इसका सबसे ज्यादा साक्ष्य कहां से मिला है? इलाहाबाद के चौपानी मांडो से। इलाहाबाद के चौपानी मांडो से। ठीक है, बेलन घाटी क्षेत्र है चौपानी मांडो इलाहाबाद का, वहां से हाथ के बने हुए मिट्टी के बर्तनों के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं? ठीक है, इलाहाबाद के, ठीक, चौपानी मांडो से मिले हैं। ठीक, अब जब ये मानव जो है, ठीक है, अभी हमने देखा गर्त स्तंभों में रह रहा था। ठीक, पिछले काल में जाना था कि चित्रकारी करने की, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने की उसे जानकारी हो गई थी। आड़ी तिरछी रेखाएं खींच रहा था जब गुफाओं में छुप रहा था, तो अब वह रचनात्मक तौर पर चित्रकारी करने लगा। इन गुफाओं में ही ये तिरछा, क्या कहते हैं, आड़ी तिरछी रेखाओं से रचनात्मक तौर पर चित्रकारी करने लगा। तो कुछ चित्रकारी के भी साक्ष्य मिलते हैं, जो कि कुछ स्थल तो आप जानते ही हैं, जैसे कि भीमबेटका, मध्य प्रदेश का भीमबेटका। इसके अतिरिक्त जो है आदमगढ़, लाखाजुआर, मिर्जापुर का क्षेत्र। ठीक है, इन सभी जगहों से हमें क्या मिले हैं? चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो चित्रकारी, चित्रकारी तो मध्य प्रदेश का स्थल है क्या? एमपी से। ठीक, एक तो है भीमबेटका, ठीक,
दूसरा है, अभी जाना था आपने, आदमगढ़, होशंगाबाद में पड़ता है ना, ठीक है। तीसरा है लाखा जुआर, ठीक। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर जिले के, ठीक है, लिखुनिया, ठीक, लिखुनिया, मोरहना पहाड़, घोड़मंगर आदि क्षेत्रों से, ठीक है। इन क्षेत्रों से क्या मिला है, एक चित्रकारी का भी क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, ठीक है। इसमें ये जान ले, आदमगढ़ तथा घोड़मंगर से, कहां से, आदमगढ़ तथा घोड़मंगर से क्या मिला है हमें, आदमगढ़ तथा घोड़मंगर से गैंडे के शिकार का चित्र, ठीक है। मानव जो है कुछ इस तरह का चित्र बनाने लगा था, अभी तक आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता था, अब रचनात्मक हो गया तो ऐसे वह क्या बनाने लगा, ठीक है, चित्र बनाने लगा, ठीक। तथा लिखुनिया से हाथी के शिकार का, हाथी का चित्र बन गया, ठीक। तो इस तरह से मध्य पाषाण कालीन मानव जो था, अलग अलग स्थलों, दक्षिण भारत के भी स्थल हैं, जैसे तमिलनाडु का गिदलूर है, आंध्र प्रदेश का गिदलूर है, तमिलनाडु का तिरुनेलवेली है, ये स्थल भी कैसे हैं, मध्य पाषाण कालीन स्थल ही हैं, ठीक। इस काल में मानव ने, ठीक, जलवायु परिवर्तन हुआ तो मानव में भी परिवर्तन हुआ, ठीक। उसने भी नई नई चीजों की शुरुआत किया, पशुओं का पालन जिसमें सबसे प्रमुख रहा, ठीक है। क्योंकि पशुपालन से, जब पशु पालने लगेगा तो अगले काल में जब नव पाषाण में जानेंगे तो पशुओं का सामूहिक पालन भी करेगा। कृषि, अब बड़े बड़े घास के मैदान हुए तो उसने कृषि भी करना क्या कर दिया, शुरू करेगा, खाद्य उत्पादन शुरू करेगा, क्या करेगा, खाद्य उत्पादन शुरू करेगा, ठीक। मिट्टी के बर्तन बना रहा था तो अब वह चाक पे बर्तन बनाने लगा, चाक यानी गोलाकार था, वो घूमता था तो उससे पहिए का क्या हो गया, आविष्कार हो गया। आग की जानकारी हो गई तो उन जो बर्तन थे उनका क्या करेगा वह, ठीक है, उनको पकाकर इस्तेमाल करने लगेगा। तो एक तरह से युग परिवर्तनकारी घटनाएं इस काल में भी हुई। तो मध्य पाषाण काल में हमने यहां तक जाना कि मानव ने किस तरह से बदलाव की प्रक्रिया में भाग लिया। अगली चीज है हमारी क्या है, नवपाषाण काल, ठीक। नवपाषाण काल, क्या, नवपाषाण काल, ठीक। हमने कहा युग परिवर्तन की घटनाएं, क्या हो रहा है, युग परिवर्तन, पूरा पाषाण खत्म किया, मध्य पाषाण, अब अगला क्या, नवपाषाण। पाषाण काल की अंतिम अवस्था कही जाए तो नवपाषाण काल, एक सुसज्जित मानव की शुरुआत हो रही, क्या हो रहा है, सुसज्जित मानव की शुरुआत। नवपाषाण काल का नामकरण किसने किया था, गार्डन चाइल्ड नामक एक भूवैज्ञानिक, एक विशेषज्ञ ने किया था, ठीक है। क्या नाम दिया था इसे, नवपाषाण, यानी पाषाण काल की नई अवस्था जो सुसज्जित है। इस काल की मानव, जैसा कि पिछली क्लास में हमने कहा आपको, अभी हमने कहा आपको कि किस तरह से बड़े बड़े घास के मैदान है, पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उस प्रक्रिया में मानव ने खाद्य उत्पादन यानी कि कृषि करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, क्या कर दिया, कृषि करना प्रारंभ कर दिया, ठीक। तो कृषि का यानी खेती का भारत में जो सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है वो कहां से मिलता है, लहुरा देव से, जो संत कबीर नगर में है, जो 8000 ईसा पूर्व में धान या चावल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त दूसरा स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद में पड़ता है 7000 BC, ठीक है, धान या चावल के। ऐसा ही एक और स्थल इमलीडी है, वो भी बेलन घाटी क्षेत्र में भी पड़ता है, ठीक है। तो धान या चावल भारत में सबसे पहले उगाए गए, ठीक है। भले ही विश्व में सबसे पहले जौ उगाए गए, ठीक है, लेकिन भारत में क्या उगाया गया, धान या चावल का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। जबकि गेहूं तथा जौ के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, आज का जो बलूचिस्तान है वहां पड़ता है क्या, मेहरगढ़, वहां से क्या मिला है, गेहूं तथा जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अब इस काल में
मानव की अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी अगर कोई खोज रही तो वो रहा हत्थेदार औजारों की शुरुआत, और इसी ने परिवर्तन ले आया। ये हत्थेदार औजार ही क्या ले आएंगे? परिवर्तन लाएंगे। ठीक है, अभी तक मानव बेढंगे बेडौल बनाता था, लेकिन अब जो है उसे ज्ञान की अगली प्रक्रिया में उसने हत्थेदार औजार बनाना शुरू कर दिए। ठीक, जैसे कि कुल्हाड़ी, हत्थे वाले औजार, जैसे कि क्या है? कुल्हाड़ी। ठीक है, हैंड एक्स अभी हमने बात की थी ना, कुल्हाड़ी, हत्थेदार कुल्हाड़ी, खुरपी, कुदाल, फावड़ा, ठीक आदि। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सारे ऐसे औजार हैं जो कृषि कार्य में क्या होते हैं? अत्यंत उपयोगी हैं। ठीक, कुल्हाड़ी से उसने जंगलों को काट काट कर उन्हें सफाया खेती योग्य बनाया। कैसा बनाया? खेती योग्य बनाया। ठीक, अब इस प्रक्रिया में उसने इस हत्थेदार औजारों से खेती के लायक जमीनें बनाई और उन जमीनों पर खेती करना प्रारंभ किया। जमीनों पर पहले खुद खेती कर रहा था। ठीक है, उसे लगा यदि हम इसमें जो है इन उपकरणों को चलाने में पशुओं का प्रयोग करें तो खेती और आसान हो जाएगी। खेती और क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ठीक, तब जो है उसने कृषि में पशुओं का भी क्या करने लगा? उपयोग करने लगा। इसे रब कर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कृषि में क्या करने लगा? पशुओं का भी प्रयोग करने लगा। कृषि में पशुओं का प्रयोग, कृषि में पशुओं का प्रयोग करने लगा। ठीक है, खेती में पशुओं की, यानी कि अब जो है जो पशुओं का पालन सिर्फ मांस के लिए ना करके वह क्या करने लगा? खेती में उपयोग करने के लिए भी पशुओं का पालन करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नई नई चीजें पता चलती। अभी तक इन्हीं पशुओं को पालन किस लिए पालन करता था वह? ताकि मांस का इस्तेमाल रूप में इस्तेमाल कर सके, भोजन के। और जब खेती होने लगी तो उसने देखा कि मैं मेहनत करूं, इससे अच्छा कौन मेहनत करे? पशु मेहनत करे, जिसे मैं पालतू बना रहा था, और ज्यादा पशु पालतू बनाना शुरू कर दिया, और ज्यादा पशु उसने पालना शुरू कर दिया। ठीक, तो ऐसा ही कृषि तथा पशुपालन जहां एक साथ हो रहा है, क्या? कृषि तथा पशुपालन, इसका जो सबसे पुराना साक्ष्य, सबसे पुराना साक्ष्य कहां से मिला है? महगढ़ा, इलाहाबाद के बेलन घाटी क्षेत्र में पड़ता है। इलाहाबाद के बेलन घाटी क्षेत्र में क्या पड़ता है? महगढ़ा। सॉरी, कृषि तथा पशुपालन का जहां एक साथ हो रही, खेती भी हो रही है और पशुपालन भी हो रही है। ठीक है, खेती भी हो रही है तथा पशुपालन भी हो रहा है। ठीक है, पशुओं को साथ साथ सामूहिक पशुपालन करने लगा। ठीक, इन पशुओं का प्रयोग कहां हो रहा है? खेती में। ठीक, तो इस तरह से एक प्रक्रिया शुरू हो रही थी उसके विकास की, जिसे आज डेयरी फार्मिंग, क्या कहते हैं? डेयरी फार्मिंग। ठीक है, पशु भी रहेगा, खेती भी करेंगे कृषि अपशिष्टों को। ठीक है, जो पशुओं का अपशिष्ट है खेत में छिड़क देते हैं और उससे जो चारा निकलता है उसे पशु को खिलाते हैं। कुछ इसी प्रक्रिया में वो भी आगे बढ़ रहा था। ये मानव धीरे धीरे जान रहा था किससे कैसे आगे बढ़ा जाए। ठीक है, विकास की प्रक्रिया पर आगे बढ़ रहा था। महगढ़ा से साक्ष्य मिले। अब आप सोचते हो कैसे मालूम चला भाई? तो देखिए, कई सारे राख के ढेर मिले। क्या मिले? दक्षिण के कुछ क्षेत्रों से राख के बड़े बड़े ढेर मिले जो गोबर के जले हुए थे।
जो गोबर होता है ना, गोबर आप जैसे आज के भी समय में जलाने में इस्तेमाल, उसके ढेर मिले, ठीक, जहां ज्यादा मात्रा, इससे पता चला है कई सारे पशु रहते होंगे, तो सामूहिक पशुपालन भी कहा हमने। ठीक है, कृषि तथा पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? महगड़ा, जो कि कहां पर है? इलाहाबाद में है। ठीक है, अब जो इन कृषि तो करने लगा, लेकिन कृषि को अभी भी कुछ दूसरे जानवर जो पालतू नहीं थे उनसे खतरा था। आज भी आप देखते हैं, आप रात रात भर खेत रखा रहे, अपने खेतों की रखवाली करते हैं ताकि जो आवारा या छोटा पशु है उनको नुकसान न पहुंचाए। वैसा ही तब भी था, तब तो जानवर और ज्यादा थे। तो इस मानव ने अपने खेतों के पास ही अपनी झोपड़ियां या मचान बनाना शुरू कर दिया, अपनी झोपड़ियां और मचान बनाना शुरू कर दिया। यानी कि अभी तक जो ये मानव घूम घूम कर रहता था, अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों पर जाया करता था, अब उसके अंदर अस्थायित्व आ गया कि अपने खेतों के पास ही रहना है। कहां रहना है? खेतों के पास ही रहना है। ठीक है, क्लियर है? अस्थिरता से किधर बढ़ रहा है? अब स्थिरता की तरफ। यानी कि आधुनिक मानव की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। ठीक, तो अगर कहा जाए कि खेतों के पास झोपड़ी या मचान बनाकर रहने लगा, झोपड़ी या मचान बनाकर रहने लगा। अब झोपड़ी या मचान रहने लगा तो एक तरह से अस्थायित्व आया, तो कई सारे खेत, कई सारी झोपड़ियां, तो कई सारे मचान, कई सारे लोग एक ही जगह पर, यानी कि बस्ती जैसा। कैसा? एक बस्ती जैसा साक्ष्य। ठीक, तो प्रथम मानव बस्ती का साक्ष्य कहां से मिलेगा हमें? का साक्ष्य, ठीक है, कहां से मिलता है? वही स्थल जहां गेहूं तथा जौ की खेती के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो कौन सा है वो? मेहरगढ़। मेहरगढ़, ठीक है, बलूचिस्तान में पड़ता क्या? मेहरगढ़ से क्या मिले हमको? ठीक है, ऐसे मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले। ठीक है, आपने देखा, खेती किया, खेती के लिए पशु पाला तो खेती की रक्षा के लिए, ठीक है, पशु पाला था खेती में प्रयोग के लिए। अब पशुओं से, कुछ आवारा पशु या छोटा पशुओं से रक्षा के लिए उसने क्या किया? झोपड़ी बनाया, अस्थायित्व आया, तो मानव बस्ती का क्या हुआ? निर्माण हुआ। मानव बस्ती होगा तो सामूहिक पशुपालन भी होगा। ठीक है, एक ही जगह सब खेती, एक ही जगह सब मनुष्य, तो पशु भी एक जगह। ठीक, तो क्या कहते हैं हम? सामूहिक पशुपालन का साक्ष्य। ठीक है, इसे रब कर, इसे नोट करें, इसे हम रब कर रहे हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो सामूहिक पशुपालन का साक्ष्य अभी आपने देखा कहां पर? महगड़ा, इलाहाबाद से। ठीक है, वही स्थल जहां कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य मिले। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़ा। ठीक है, तो उसके पास एक चीज थी शुरू से, लेकिन समझ नहीं पा रहा था करना क्या है इसका। वो क्या था? आग। वो क्या था? आग, एक क्रांति। क्या? आग। अब उसने जान लिया कि ऐसा कहा जाता है कि जो मानव है, ठीक, जंगलों में लगी आग में भुने हुए मांस को जब खाया तो उसे लगा ये तो और ज्यादा स्वादिष्ट है, तो क्यों ना हम अपने सभी खाद्य पदार्थों को आग पर पकाकर खाएं। ऐसे में उसे आग के प्रयोग की क्या हो गई? जानकारी। तो सबसे अगर महत्वपूर्ण बात करें तो इस काल में वो क्या है? मानव को आग के प्रयोग की जानकारी, आग के प्रयोग की जानकारी। आग का प्रयोग उसे पता चल गया। अब वो अपने भोजन पकाकर खा रहा था। जब भोजन पकाने लगा तो अपने अन्य कार्य भी आग की सहायता से वह करने लगा। ठीक, इसी काल में मानव ने
चाक, चाक समझते हैं जिससे बर्तन बनाया जाता है, या पहिए का आविष्कार कर लिया। चाक या चाक व पहिए का आविष्कार, चाक बना लिया। ठीक है, चाक बनाया तो जो बर्तन अभी वह हाथ से बना रहा था अब किस पर बनाने लगा, चाक पर। और चाक पर बने बर्तन को वह आग में पकाने लगा। क्या करने लगा, आग में पकाने लगा। ठीक, अब बर्तन भी क्या हो गए, मजबूत हो गए। अब उसके पास बर्तन भी है, कृषि भी है, खाद्य भी है, आग की जानकारी भी है। यानी कि आधुनिक मानव की वास्तविक शुरुआत हो गई। ठीक है, अब वो अपने बर्तनों को, ठीक है, आग में पकाकर मजबूत कर लिया। पहिए का आविष्कार हो गया तो गाड़ियां बनाने लगा जो पशुओं से खींची जा सके। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ले जाने लगा। ठीक है, इस आग में पके हुए मृद भांड आग में पकाने लगा। ठीक है, ये जो आग में पके हुए मृद भांड है, मृद भांड, मिट्टी के बर्तनों क्या कहते हैं, मृद भांड। ये जो मृद भांड है इसका जो साक्ष्य मिला सबसे ज्यादा कहां से मिला है, जम्मू कश्मीर के गुफा कराल से। जम्मू कश्मीर के गुफा कराल से। ठीक है, गुफा कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुफा। ठीक है, मृदभांड के साक्ष्य कहां से मिले हैं सबसे ज्यादा, जम्मू कश्मीर के गुफा कराल से। गुफा कराल का मतलब क्या है, कुम्हार की गुफा। यानी मानव देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है। कृषि जाना, कृषि के साथ पशुपालन करने लगा, सामूहिक पशुपालन करने लगा, बस्ती बना लिया, एक साथ रहने लगा। ठीक, अब बस्ती बनेगी, एक साथ रहेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। अब उसके अंदर संस्कृति का विकास होगा, धीरे धीरे वो आगे। आग की जानकारी हो गई तब पके हुए बर्तन बनाने लगा। पहिया बन गया तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ले आना ले जाना भी क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, नव पाषाण काल ही वास्तविक तौर पे आधुनिक जीवन की क्या करता है, नींव डालता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे रब कर देता हूं। ठीक, इस काल में अब हड्डी के औजार तो आपने देखा ही था, सॉरी पाषाण के, तो हड्डी के भी औजार है, क्योंकि हड्डी के औजार शुरू से ही चलते आ रहे थे, वे आज भी उपयोग थे। तो हड्डी के औजारों की बात करें, हड्डी के औजार। ठीक है, तो इसका जो लिखने का तात्पर्य हमारा यही है कि सर्वाधिक साक्ष्य यानी नवपाषाण काल में हड्डी के बने हुए, ठीक, औजारों का सर्वाधिक साक्ष्य जो कहां से मिला है, वो मिला है चिरांद, बिहार के छपरा में पड़ता है। चिरांद कहां पड़ता है, छपरा। बिहार में पड़ता है क्या, छपरा। छपरा का जगह कौन सा है, चिरांद। वहां से क्या मिला है, ठीक है, एक हड्डी के सबसे ज्यादा क्या मिले, औजार मिले। ठीक, इसी काल में ठीक एक और चीज ये जानिए, 100 विसर्जन तो हम जान लिए थे, 100 विसर्जन हमने जान लिया था। तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से ठीक मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे जब हड़प्पा पढ़ेंगे तो रोपड़ से भी मिलता है। तो एक ऐसी कब्र मिली है बुर्ज होम में जिसे मानव कंकाल के साथ साथ ही कुत्ते के भी कंकाल मिले। इससे पता चला कि हो सकता है मानव जो है, मानव की मृत्यु पर उसके पालतू जानवरों को भी उसके साथ ही क्या कर दिया जाता हो, दफना दिया जाता हो। ठीक, इस काल में भी गर्त स्तंभ मिले हैं जो जम्मू कश्मीर के ही बुर्ज होम से मिले, पहले बता चुके। ठीक, तो इस तरह से ये नवपाषाण काल जो है अब ऐसी प्रक्रिया में आ चुका था कि मानव एक व्यवस्थित बस्ती के रूप में अपने आवास बनाकर रह रहा था, कृषि कर रहा था। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर उसका आना जाना हो रहा था। तो ऐसे में ही जब ये सारी प्रक्रिया होगी तो इसी में ही ठीक है तांबे की क्या होगी, खोज होगी। ठीक है, विश्व में पहले होगी, हमारे यहां बाद में पता चलेगा। और यहां से हम बात करते हैं किसकी, ताम्रपाषाण कालीन की, जो कि है नवपाषाण का ही हिस्सा।
किसका हिस्सा है? नवपाषाण का, ताम्रपाषाण का। ठीक है, तो ताम्रपाषाण तांबे के अब हथियार बने लगेंगे। ठीक है, तांबे का इस्तेमाल होगा, यानी एक धातु मिल गई। अब कितना भी है, पत्थर की अपेक्षा धातु के उपकरण क्या होंगे? ज्यादा उपयोगी होंगे। ठीक, अचानक से परिवर्तन आ गया। नगरीय सभ्यता के साक्ष्य इनाम गांव था, दायमाबाद जैसे मिलते, और वही नगरीय सभ्यता आगे चलकर क्या रूप लेगी? हड़प्पा सभ्यता का रूप लेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल का वो प्रमुख अध्ययन और प्रमुख पॉइंट्स को जाना जो हमारे एग्जाम्स के लिए क्या है? जरूरी है। ठीक है, इसे बेहतर तरीके से अपनी कॉपी में लिखें और एक ऐसे वे में पढ़ें, ठीक, साथ साथ में पढ़ें जिससे कि इसे समझना आसान हो। ठीक है, और इसे पढ़ना याद करना भी और क्या हो जाए? आसान हो जाए। ठीक, इस प्रक्रिया में आज इतना ही। अगली क्लास में ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी ये पहल एक अधिकतर लोगों में पहुंचे और उन्हें ये जो मेरे द्वारा शुरू की गई श्रृंखला है, इसे जो है आसानी से उन तक भी पहुंचे, ताकि उनके भी परीक्षाओं में उन्हें क्या मिले? सहयोग मिले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।